हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं आप लोगों के समक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 2016 के इम्पॉर्टेंट TGT आर्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। मैं इन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके पूरी एक्सप्लेन के साथ सॉल्व करूंगा, तो आप सभी लोग मेरे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चनों को आप लोगों के समक्ष सॉल्व कराने का एक तात्पर्य है कि आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चनों का ट्रेंड चेंज हो रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को 2021 के प्रिपरेशन में आप लोगों को बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने होंगे। तो हम लोग तमाम क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग देखेंगे और मैं आप लोगों को सारी बातों को समझाने की कोशिश भी करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2016 का बुकलेट सीरीज है जो कि मुझे प्राप्त हुआ है और इसी बुकलेट सीरीज के क्वेश्चनों को मैं सर्वप्रथम सॉल्व करूंगा। तो इस बुकलेट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया है उसके रचनाकार हैं। और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं: शिबू नटेशन, अंजू डोडिया, अतुल डोडिया और MF हुसैन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अतुल डोडिया। दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आया हुआ है महालक्ष्मी और आई हुई है धातुई किवाड़। दोस्तों, धातुई किवाड़ क्या होती है, जिसको हम लोग मेटल शटर के भी रूप में जानते हैं। आप लोग जब शॉप पर जाते हैं, दुकान पर, तो जब शॉप रात में बंद होती है तो उसका शॉप कीपर क्या होता है कि उस शटर को क्लोज कर देता है। उसी को हम लोग धातुई किवाड़ भी कहते हैं या मेटल शटर कहते हैं। और इसी धातुई किवाड़ या शटर पर क्या होता है कि अतुल डोडिया ने इसे अपने धरातल के रूप में यूज किया और इस पर अपने उल्लेखनीय जो चित्र महालक्ष्मी का अंकन भी किए थे धातुई किवाड़ पर, जो कि इनके प्रसिद्ध चित्रों में से बहुत ही उल्लेखनीय चित्र माना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने इस मेटल शटर पर तमाम उल्लेखनीय चित्रों का भी अंकन किए थे जो कि हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अतुल डोडिया आए हुए हैं। तो अतुल डोडिया के बारे में भी बताना चाहते हैं कि इनका जो जन्म होता है वो 20 जनवरी 1959 को घाटकोपर, मुंबई इनका जन्म होता है। दोस्तों, घाटकोपर इसके पहले भी आप लोग जानते हैं बहुत ही उल्लेखनीय माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर राजा रवि वर्मा ने अपना लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना भी किए थे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। यहाँ पर जो अतुल डोडिया हैं, इन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की जो डिग्री प्राप्त करते हैं वो मुंबई के टॉप आर्ट्स कॉलेज JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स से इन्होंने बैचलर ऑफ फाइन की डिग्री प्राप्त करते हैं। और इनकी मुलाकात एक प्रसिद्ध चित्रकार अंजू डोडिया से होती है और जो कि आज ये पति पत्नी के रूप में उल्लेखनीय कलाकार के रूप में दोनों लोग जाने जाते हैं। तो आप इन दोनों लोगों को समझने की कोशिश करिएगा। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं: SS रजा, अमृता शेरगिल, FN सूजा और भूपेन खक्कर। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आया हुआ है कि कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा ली थी। तो वो भारत के बहुत ही फेमस कलाकार थे भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर ने अपनी कृतियों में कैलेंडर का अंकन किया था। भूपेन खक्कर ने लोकप्रिय जो छपे हुए चित्र होते थे और कैलेंडर होते थे उनको क्या करते थे, काट लेते थे, उनकी आकृतियों को काट लेते थे। और भूपेन खक्कर का जो मूल थीम होता था, मूल सब्जेक्ट होता था, उस सब्जेक्ट के पास में इन आकृतियों को चिपका देते थे। समझने की कोशिश करिएगा। और चिपकाने के बाद क्या होता है कि इस धरातल को वो लाल रंग के इनामेल से वो अंकन कर देते थे, अर्थात पूरी तरह से रंग देते थे। जब इस इनामेल
का जो रंग होता था बह कर इन आकृतियों पर आता था, तो उसका जो प्रभाव होता था वो बहुत ही दिव्य प्रदर्शित होता था, नवीन प्रदर्शित होता था, बहुत ही विरूपित और अद्भुत नजर आता था। इसीलिए ये भारत के एक ऐसे कलाकार हुए जो अपने चित्रों में कैलेंडर का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, और इन्होंने फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से भी बहुत ही प्रभावित हुए थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, भूपेन खक्कर। यहाँ पर भूपेन खक्कर आए हुए हैं, तो भूपेन खक्कर के बारे में आप लोग जान लीजिएगा कि इनका जो जन्म होता है वो 1934 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है? इनका भी जन्म क्या होता है? मुंबई में होता है। दोस्तों, इन्होंने कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद इनके बचपन से आर्ट में रुझान होने के कारण जब इनके पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। तो ये क्या करते हैं? ये बैचलर ऑफ कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं और इन्होंने मुंबई में जो चार्टर अकाउंटेंट की नौकरी करते हैं। परंतु बचपन से इनकी चित्रकला में शौक होने के कारण इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट, जो उस समय मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की बैच चलती थी, तो इन्होंने नौकरी करने के बाद इन्होंने इवनिंग के बैच में अपना एडमिशन जे स्कूल ऑफ आर्ट में लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर पूछता है कि भूपेन खक्कर ने अपनी कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किए थे। और ये जो थे भारत के एक ऐसे समलैंगिक कलाकार हुए जो कि बहुत ही उल्लेखनीय माने जाते हैं। और यही कारण है कि जब इनके चित्रों की प्रदर्शनी 1965 ईस्वी में होती है तब ये विवादों से घिर जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस इनकी बातों को मैं बताना चाहता हूं जो कि आप लोगों से पुटअप किया जा सकता है कि इनके चित्रों के मुख्य विषय क्या होते थे। तो इनके चित्रों के जो मुख्य विषय होते थे, ये जो मानवता देखते हैं, पारस्परिक मानवता और लोगों के आपसी संबंध को ही इन्होंने अपने स्वयं के विचार के अनुसार इन्होंने सोचा और अपने चित्रों का जो मुख्य विषय था इन्हीं को लेकर वो अपने चित्रों को निर्मित करते थे। और इसीलिए ये भारत की एक ऐसे समलैंगिक कलाकार हुए जो कि बहुत ही उल्लेखनीय हैं। इनकी और एक बहुत ही फेमस टू मैन बनारस एक बहुत ही फेमस कृति है। आप लोग इस समलैंगिकता के ऊपर आप लोग इस कृति को देख सकते हैं। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं। और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता और अहमदाबाद। तो दोस्तों, अमित अम्बालाल जो कि बहुत ही फेमस भारत के कलाकार हैं और ये एक एकेडमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले कलाकार नहीं बल्कि अपनी शौक के अनुसार एक निजी आर्ट टीचर से ये कला की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो उन्हीं में से एक बहुत ही फेमस समकालीन आर्टिस्ट हुए अमित अम्बालाल। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अमित अम्बालाल एक गुजराती बिजनेस परिवार में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म जो होता है वो 1943 ईस्वी में। कहाँ पर? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? वो गुजरात। अर्थात ये गुजराती बिजनेस परिवार में इनका जन्म होता है। और इनकी जो बचपन से शौक थी कला की, तो वो इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किए थे वो एक निजी प्राइवेट आर्ट टीचर से ये लोग प्राप्त किए थे। और अंततः ये धीरे धीरे इसमें रुचिकर होते हैं और अंततः एक प्रकार से ये आर्ट के क्षेत्र में जुड़ जाते हैं। अमित अम्बालाल एक ऐसे भारत के कलाकार हुए जिनके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इन्होंने कंटेम्प्रेरी पेंटर्स ग्रुप की भी स्थापना किए थे। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके ऊपर क्या होता है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के तमाम ऐसे अध्यक्ष लोग भी वहाँ पर गए थे और इन्होंने अपनी संपत्ति के जो भी भूमि थी वो आर्ट गैलरी के निर्माण के लिए इन्होंने दिया। और जब इनकी मृत्यु होती है तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो समझाने की कोशिश करते हैं कि जितने भी आर्ट के जो महारथी कलाकार की डेथ हो रही है और जिन्होंने कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं,
तो उनके बारे में भी आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर अमित अंबालाल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि अमित अंबालाल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री का भी निर्माण अहमदाबाद दूरदर्शन ने किया था और उसका शीर्षक था कि चित्रकार अमित अंबालाल। और इसका जो रिलीजन उन्होंने अहमदाबाद दूरदर्शन ने किया था वो 1991 में किया था। कब किया था ध्यान दीजिएगा, 1991 में डॉक्यूमेंट्री का इन्होंने आयोजन किया था। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है कि नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कलाकार नंदलाल बोस हैं जो कि बंगाल शैली के बहुत ही अग्रणी कलाकारों में से इनकी नाम मानी जाती है और ये अवनींद्रनाथ के प्रिय शिष्यों में से भी माने जाते हैं। दोस्तों नंदलाल बोस का जो यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है कि मुख्य परिवर्तन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अजंता भित्ति चित्र। क्योंकि जब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब लेडी भारत आती हैं तो इन्हीं लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में क्या होता है कि ये अजंता जाते हैं, क्या करने, चित्रों की प्रतिकृतियां करने के लिए। और किसके साथ, इनके साथ जाते हैं असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ये दोनों लोग कब जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1909 और 1911 के दौरान ये लोग अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने के लिए लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में ये लोग अजंता जाते हैं और ये लोग अजंता की प्रतिकृतियां तैयार करते हैं और इसी अजंता के भित्ति चित्रों से प्रभावित होते हैं और नंदलाल बोस के जीवन में बहुत ही बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां कब तैयार की थी, तो वो टाइम था 1921। इसको भी याद रखिएगा, इन्होंने बाघ गुफा के चित्रों का ये अंकन भी करते हैं। और नंदलाल बोस का जो जन्म होता है आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कब होता है, 3 दिसंबर 1882। दोस्तों यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन मत रखिएगा, कहीं कहीं पर 1881 और 1882 मिलता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट बुकें इंग्लिश की आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि सेशन ये दिया होता है 81 और 82। ये क्या होता है, सेशन होता है। जब कंफ्यूजन होता है किसी को तो कभी कभी एग्जाम में इसी भ्रम को पैदा करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि दे देते हैं 1881 to 82। ये क्या होता है, सेशन होता है। कभी कभी ये डेट पूछ लेगा, कभी कभी ये डेट पूछ लेगा, तो इन दोनों पे कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो इनका जन्म जो होता है अगर 81 आए तो भी सही है, 82 आए तो भी सही है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है कि प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टीसेरेई क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीसेरेई, यहाँ पर एक नया शब्द मिला, टीसेरेई। टीसेरेई क्या है ये पूछा किया जा रहा है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा और मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा ये इस मोज़ेक के ऊपर। जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं समझेंगे आप लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये मेरा क्वेश्चन कराने का तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को तमाम सारी बातों को मैं सब्जेक्ट के रूप में भी बताऊं जो कि आने वाले तमाम एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं मोज़ेक के बारे में बताना चाहता हूं जिसको हम लोग मणिकुट्टिम के भी नाम से जानते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसके जो सबसे प्राचीनतम हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं किसके, मोज़ेक के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये रोमन शैली में, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रोमन शैली में इसके जो प्राचीनतम हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं वो पोम्पोई नगर के जब आप छोटे छोटे आलों पर, जब इसका भित्तियों पर जब इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण प्राप्त होता है, तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि मोज़ैक के सबसे प्राचीनतम उदाहरण कहाँ प्राप्त होते हैं, तो रोमन शैली में वो पोम्पोई नगर के छोटे छोटे आलयों पर हमें मणिकुट्टिम या मोज़ैक के हमें उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो जब हम ये सर्वप्रथम ये गोथिक के पहले क्या आप लोग देखेंगे, बाइजेंटाइन कला, रोमनस्क कला आदि कलाएं भी पनपी थी, जो कि एक प्रकार से इन कलाओं का उत्कर्ष भी हमें प्राप्त होता है मोज़ैक के माध्यम से। इसका थोड़ा सा जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बाइजेंटाइन कला में मोज़ैक का भी हम लोग अंकन देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि जब हम लोग बाइजेंटाइन कला में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर मोज़ैक का बहुत ही सुंदर अंकन भी हमें प्राप्त होता है। और कहाँ पर प्राप्त होता है, छतों तथा दीवारों पर। इस विधि से जो अलंकृत जो छत होते थे, दीवारें होते थे, वो बहुत ही भव्य नजर आते थे। किसके, ये मरकुट्टिम विधि अर्थात मरकुट्टिम कला या मोज़ैक कला के। तो दोस्तों एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा, ये टीसेरेई को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब हम 5वीं शताब्दी में जब मोज़ैक कार्य की जब उल्लेखनीय प्रगति हमें दिखाई देता है, किस सदी में, 5वीं सदी में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। तो जब 5वीं सदी में जब मोज़ैक के कार्य बहुत ही अच्छे स्थिति में थे, तो ये कार्य कैसे होते थे वहाँ पर, इसमें क्या होता था कि रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों का प्रयोग जो होता था वो 5वीं शताब्दी में बढ़ गया बाइजेंटाइन कला के युग में। कब, रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों को, ये जो रंगीन कांच के चौकोर टुकड़े होते थे, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये इस प्रकार के रंगीन कांच के चौकोर टुकड़ों बनने लगे। यही जो रंगीन कांच के चौकोर टुकड़े होते थे, इसी को हम लोग क्या होते थे, अन्य नाम से टीसेरेई के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यही रंगीन कांच के जो चौकोर टुकड़े होते थे, ये जो घन के आकार के होते थे, यही टीसेरेई होते थे। और आप लोग जब यही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं गोथिक शैली में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन में पुटअप किया जा रहा है कि प्रारंभिक गोथिक मोज़ैक कला में, यहाँ पर प्रारंभिक इसीलिए क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, न कि गोथिक के उत्कर्ष काल की बात किया जा रहा है। तो ये आप लोग जब गोथिक शैली में आप लोग जब प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले गोथिक जो कला थी, इस कला का जो विकास हमें प्राप्त होता है, ये मध्ययुगीन पश्चिमी यूरोपीय कला में क्या होता था कि एक टाइम होती थी 1150 से 1400 ईस्वी के आसपास, अर्थात ये 12वीं शताब्दी मान सकते हैं कि मध्य ये जो गोथिक शैली थी बहुत प्रचलित हुई। और यहीं पर क्या होता है कि ये जो गोथिक शैली थी, ये क्या होता था कि अपने से पहले जो चली आ रही जो परंपराएं थी, जो प्रवृत्तियां थी, उसी का गोथिक शैली में एक व्यवस्थित रूप हमें दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो गोथिक शैली थी उसमें बाइजेंटाइन कला का हो या चाहे रोमनस्क कला का हो, उसी का आश्रय लेकर ये गोथिक शैली का भी विकास हुआ था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ लेता है कि गोथिक शैली जो होती है ये वस्तुतः अपने पूर्ववर्ती रोमनस्क प्रवृत्तियों का ही व्यवस्थित रूप मानी जाती है। और इस गोथिक शैली जो थी ये ईसाई धर्म से रिलेटेड थी। यहाँ पर कम से कम 1000 वर्षों तक ईसाई कला का प्रभुत्व रहा था। ये क्या थे, मध्य युग का टाइम था जो गोथिक थी। तो मध्य युग में सबसे अधिक ईसाइयों का ये प्रभाव कला का जो हमें प्राप्त होता है। और ये जो गोथिक शैली थी, इसमें जो हमें जो सम्मिश्रण प्राप्त होता है वो ईसाई धार्मिकता और रोमनस्क परंपराओं का सम्मिश्रण भी हमें इसी गोथिक शैली में प्राप्त होता है। अक्सर
बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ईसाई धार्मिकता और रोमनस्क परंपराओं का जो सम्मिश्रण से किस शैली का विकास होता है, तो वो गोथिक शैली थी। तो यही गोथिक शैली है जिसमें आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि प्रारंभिक गोथिक मोज़ैक कला में टिसेरेई क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, ये छोटे रंगीन जो घन होते थे, समझाने की कोशिश किए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर गोथिक आया हुआ है, तो थोड़ा गोथिक के बारे में बता देना चाहते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि गोथिक शैली मूलतः है, तो गोथिक शैली जो थी ये मूलतः जो थी ये मूलतः, ध्यान दीजिएगा, मूलतः वास्तुकला शैली थी। क्या थी? वास्तुकला शैली थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। गोथिक शैली का जो हमें उद्गम स्थल माना जाता है वो आइल द फ्रांस को माना जाता है, अर्थात फ्रांस में गोथिक शैली का ये स्थल माना गया है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि गोथिक जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो गोथिक शैली का गोथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो था वो कब? 16वीं शताब्दी में। ध्यान दीजिएगा, 16वीं शताब्दी में किसके? जो एक बहुत ही फेमस जो वसारी थे, वसारी अर्थात जॉर्जियन वसारी, एक इटालियन कलाकार, वो इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं जॉर्जियन वसारी, और इन्होंने ही गोथिक शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर कार्ल आंद्रे, पॉल क्ले, वेस्ली कांडिंस्की और विल्फ्रेडो लैम आए हुए हैं। तो आप लोगों को इन सारे पॉइंटों को पहले समझने के लिए आप लोगों को मैं ऑप्शन के ऊपर लेकर चलूँगा। दोस्तों यहाँ पर कार्ल आंद्रे आए हुए हैं, पॉल क्ले आए हुए हैं, वेस्ली कांडिंस्की आए हुए हैं और विल्फ्रेडो लैम आए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्ल आंद्रे हैं इनका सर्वप्रथम आप लोगों से न्यूनतमवादी कलाकार पुटअप किया जा रहा है कि वह कौन सा ऑप्शन में कलाकार है जो छोटा है। तो इनके जन्म के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो कार्ल आंद्रे का जो जन्म होता है वो 1935 में होता है। कब होता है? 1935 में होता है। यहीं पर पॉल क्ले का जो जन्म होता है, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा, इनका जन्म होता है 1879 में होता है। और कहाँ पे होता है? जर्मनी में होता है। और इनका जन्म कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। और यहाँ पे वेस्ली कांडिंस्की आए हुए हैं, तो कांडिंस्की का जन्म जो होता है 1866 में, 1866 में। इनका भी कहाँ होता है? जर्मनी में होता है। और यहाँ पर विल्फ्रेडो आए हुए हैं और इनका जो जन्म होता है वो 1902 ईस्वी में होता है। इनका जन्म कहाँ पे होता है? ये क्यूबा में होता है। अब जब आप लोगों ने इस क्रम को देखा तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार कौन है। तो इसमें से सबसे न्यूनतम कलावादी जो होंगे वो 1935 में इनका जन्म अमेरिका में होता है, कार्ल आंद्रे का। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सिस्टीन चैपल छत, और यहाँ पर पुटअप किया रहा है 1505 से 1512 ईस्वी में चित्रित किया था। अर्थात सिस्टीन चैपल की छत पर जो हमें भित्ति चित्र प्राप्त हुआ था वो किसने चित्रित किया था, ये पुटअप किया जा रहा है। तो आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, माइकल एंजेलो। दोस्तों यहाँ पर माइकल एंजेलो आए हुए हैं, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इटली के प्रसिद्ध कलाकारों में से माइकल एंजेलो बहुत ही विख्यात कलाकार हुए। और इनके विख्यात कृतियों में से जो सिस्टीन चैपल, ये सिस्टीन चैपल क्या है? ये प्रार्थनालय है। ये प्रार्थनालय है, न कि ये सिस्टीन चैपल शीर्षक की कृति है। ये क्या है? सिस्टीन चैपल प्रार्थनालय है। और इसी प्रार्थनालय के
छतों पर माइकल एंजेलो ने जिस कृति को निर्मित किया था उसका नाम था क्रिएशन ऑफ वर्ड। ये बहुत ही फेमस कृति है जिसको हम लोग जो इसका निर्माण किए थे ये माइकल एंजेलो ने किया था, और इसका निर्माण का जो टाइम था वो माना जाता है कि ये पूर्ण जब हुआ था, ये शीर्षक कृति क्रिएशन ऑफ वर्ड, ये शीर्षक है, ध्यान दीजिएगा, तो 1512 ईस्वी में ये कंप्लीट हो गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस, केवल सिस्टीन ऑफ चैपल पूछ लिया जाता है, परंतु इसका जो मेन जो पॉइंट होता है ये नहीं पूछता है कि इसका शीर्षक कौन सा है। तो इस जो कृति है, जो ये भित्ति चित्र निर्मित किया गया था, उसका जो शीर्षक नाम दिया गया था वो दुनिया का निर्माण अर्थात क्रिएशन ऑफ वर्ड नाम से भी हम लोग जानते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि जो सिस्टीन चैपल की छत पर जो माइकल एंजेलो ने भित्ति चित्र निर्मित किया था उसका शीर्षक क्या था, तो वो था दुनिया का निर्माण अर्थात क्रिएशन ऑफ वर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भीमबेटका की गुफाएं, और ये प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए बहुत ही विख्यात हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है और ये रायसेन जिले के पास में ये स्थित है। और यहाँ पर रायसेन नहीं हुआ है, तो रायसेन के पास में जो रायसेन जो जिला है ये किसके पास में है, भोपाल में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और ये अपने प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए बहुत ही विख्यात है, ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पूरा पाषाण काल के दौरान जो भीमबेटका के चित्र हमें प्राप्त होते हैं वहाँ पर हाथी, जंगली सांड, बाघ, गैंडा, घोड़ों का दृश्य, नृत्य और सामूहिक व्यवस्थित जीवन के भी चित्र हमें यही भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि भीमबेटका की गुफा की खोज किसने किया था, तो वी.एस. वाकाड़कर ने किया था। कब किया था, 1958 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। 2 क्वेश्चन पुटअप किया भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट कि जो रायगढ़ है आप लोग समझाने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग जरा मैप देखिए, ये देखिए मध्य प्रदेश है और ये छत्तीसगढ़ है। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो ये जो रायगढ़ का क्षेत्र आता था ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, परंतु जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों अलग अलग राज्य बन गए तो अब ये जो वर्तमान में रायगढ़ है ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता सर्वप्रथम एक नगरी सभ्यता के रूप में जानी जाती है, और यहीं पर हमें जो इमारतें प्राप्त होती हैं, जो हमें मकान प्राप्त होते हैं वो पक्की ईंटों से प्राप्त होते हैं। आप लोगों ने देखा यहाँ के जो निर्माण हुए थे नगरों के वो किलों के समान हुए थे, और यहीं पर हमें वास्तुकला, ध्यान दीजिएगा, वास्तुकला अर्थात स्थापत्य कला के सर्वप्रथम नमूने भी हमें इसी हड़प्पा के स्थल से प्राप्त होते हैं, और आप लोग देख रहे हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे ये क्वेश्चन है, एस.जी. श्रीखंडे। दोस्तों एस.जी. श्रीखंडे जो हैं एक भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, और ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एस.जी. श्रीखंडे आए हुए हैं, तो इनका जो संबंध रहा वो दामोह मध्य प्रदेश से रहा,
और इन्होंने जो मूर्ति कला में शिक्षा प्राप्त किए थे वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ से प्राप्त किए थे। और ये बहुत ही विख्यात भारत के मूर्तिकार माने जाते हैं। और इनके प्रसिद्ध मूर्तियों में से बहुत ही फेमस एक मूर्ति है हे राम। इस मूर्ति को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हे राम शीर्षक से इन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किए थे। और ये मूर्ति है एस.जी. श्री खंडे की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं कि पद्मपाणि बोधिसत्व जो है ये विश्वविख्यात चित्र है और ये अजंता की गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल कला स्कूल के जो अग्रणी इस ऑप्शन में दिया गया है वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, सभी लोग जानते हैं। और इन्होंने ही अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि बंगाल कला स्कूल के अग्रणी अगुआ कलाकार माने जाते हैं और इन्हीं के निर्देशन में वास टेक्निक काफी विख्यात मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। यहाँ पर गुफा संख्या 1 के चित्रों के बारे में पुटअप किया जा रहा है। तो देखिए, बुद्ध का जन्म, सोते हुए बुद्ध, वज्रपाणि और रागा और रागिनी। तो यहाँ पर वज्रपाणि गुफा संख्या 1 में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजा कृपाल पाल जिनका जो टाइम पीरियड था 1678 से 1731 के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो राजा कृपाल थे ये चित्रकला के बहुत ही प्रेमी आदमी थे और इन्होंने जिस शैली का उत्कर्ष इनके समय में हुआ वो थी बसोहली शैली। और बसोहली शैली में बहुत ही उल्लेखनीय चित्र राजा कृपाल पाल के समय में देखने को मिलते हैं और इन्होंने इस शैली के कलाकारों को बहुत ही संरक्षण और आश्रय प्रदान करते हैं। ये जो बसोहली शैली थी ये पहाड़ी शैली की बहुत ही उपशैली और विख्यात शैली मानी जाती है। इन सब पॉइंटों को नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। सभी लोग जानते हैं ये जो बादामी की गुफा है ये वर्तमान में आप लोग को जैसे कर्नाटक जिले जो कि बीजापुर की पहाड़ियों पर ये उत्कीर्ण गुफाएं हैं। और इसी जो गुफा है ये चालुक्य कला के अंतर्गत इस पर देखने को मिलता है। इसका प्रभाव किसकी? चालुक्य कला। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस बादामी गुफा में टोटल जो कुल गुफाएं थी वो 4 थी, जिसमें से जो पहली गुफा थी वो शैव से धर्म से संबंधित थी। दूसरी और तीसरी गुफा जो थी वो वैष्णव धर्म से संबंधित थी और जो लास्ट चौथी गुफा थी ये जैन धर्म से संबंधित थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी चौथी गुफा के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप कर लिया गया था। ये जो पहली गुफा है इसमें बहुत ही फेमस एक नटराज की प्रतिमा देखने को मिलती है। किसकी? नटराज की, बहुत ही फेमस। दूसरी और तीसरी जो ये बहुत ही उल्लेखनीय गुफा मानी जाती है जिसमें भगवान कृष्ण के बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आप लोगों को प्राप्त होंगी देखने को। जो ये चौथी गुफा है यहीं पर जैन धर्म के तीर्थंकरों का अंकन भी हमें प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन जो पुटअप किया जा रहा है कि बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं तो ये जैन धर्म से रिलेटेड थी। तो आदिनाथ जैन तीर्थंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि सित्तनवासन गुफाओं के छत पर खाली स्थान की छवियां दिखाई देती हैं। सर्वप्रथम बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है और ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, कमल सरोवर, भगवान शिव, भगवान विष्णु और बुद्ध। तो देखिए ये जो सित्तनवासन की गुफा है ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म। अगर जैन धर्म से संबंधित है तो इसमें जैन धर्म के प्रतिमाएं अंकित होगी। और वही बात है कि ये जो जैन धर्म थे, अधिकतर सित्तनवासन की गुफाओं के जो चित्र हैं वो बहुत ही नष्ट हो चुके हैं। और जो हमें चित्र प्राप्त हुए विद्वानों को, वो जो प्राप्त होते हैं छतों पर और स्तंभों पर हमें प्राप्त होते हैं। उसी में से एक बहुत ही फेमस आलेखन हमें प्राप्त होता है कमल वन का, जो कि सित्तनवासन गुफा के बरामदे के छत पर हमें प्राप्त हुआ था। और इस जो आलेखन था यह एक भित्ति चित्र था और इसमें सरोवर का एक बहुत ही मनमोहक दृश्य नजर आता है। और इसी दृश्य में एक बहुत ही फेमस कृति अंकित था। उसका जो हमें देखने को मिलता है वो था कमल पुष्प। बहुत ही सुंदर इसमें देखने को मिलता है। तो जो ऑप्शन में आप लोगों के आया हुआ है कमल सरोवर, भगवान शिव, भगवान विष्णु और बुद्ध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल सरोवर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर.एस. बिष्ट, असित कुमार हलदार, एम.एफ. हुसैन और एस.जी. श्रीखंडे। दोस्तों ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसको सब लोग जानते हैं कि ये इस ग्रुप की जो स्थापना होती है ये कहाँ पे होती है? मुंबई। और कब होती है? 1947। कहीं कहीं पर 1948 देता है। आप लोगों को मैंने समझा चुके हैं कि जब भी सेशन की बात आएगी तो ये आता है, सेशन लिखा रहता है 1947, 1948। तो कभी कभी 1947 आप लोगों के ऑप्शन में रहता है, कभी कभी 48 रहता है। लेकिन एक्चुअल आप लोग समझने की करिएगा कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की जो स्थापना होती है 1947 में होती है। कहाँ पे? मुंबई में। अगर ऑप्शन में 47 देता है तो 47 लगाइएगा, 48 आता है तो 48 लगाइएगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप इंग्लिश राइटिंग बुक पढ़ेंगे, इंग्लिश एडिशन की, तो आप लोग को वहाँ पर एक विस्तृत आप लोगों को समझाने की बात कही गई रहती है। आप लोग हिंदी में तमाम बुकें हैं परंतु बहुत गलतियाँ उसमें दी गई हैं। तो इसीलिए जो भी मैं आप लोगों के समझ कन्फ्यूजन वाली बातें होती हैं मैं स्पष्ट बता देता हूं। मैंने बहुत इंग्लिश राइटिंग की बुकें पढ़ी हैं, इसीलिए आप लोगों के समझ बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों ये जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है इसकी स्थापना मैंने बताया कि मुंबई में 1947 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो अग्रणी इसके सदस्य भी थे, जैसे एफ.एन. सूजा थे, आरा थे, एम.एफ. हुसैन थे, तमाम इसमें कुल जो सदस्य थे टोटल 6 सदस्य थे। इसमें बाकड़े भी थे, समझे, गाड़े भी थे। ये 6 सदस्य मिलकर इस ग्रुप की स्थापना करते हैं मुंबई में। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आर.एस. बिष्ट आए हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बहुत ही फेमस कलाकार हुए। इनका जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ था। यहाँ पर असित कुमार हलदार आए, ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से बहुत ही संबंध है। और एस.जी. श्रीखंडे, ये भी उत्तर प्रदेश के बहुत ही फेमस मूर्तिकारों के श्रेणी में। यहाँ पर एम.एफ. हुसैन आए हैं और ये एम.एफ. हुसैन जो थे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्यों में से बहुत ही फेमस थे, जो कि आप लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चालुक्य वंश की राजधानी। अभी आप लोगों को मैंने ऊपर के क्वेश्चन में उल्लेख भी किया था। ये चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो थी वातापी। इसी को आज हम लोग बादामी के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम लोग वात्यापीपुरम के भी नाम से जानते हैं। ये दक्षिण भारत के प्रसिद्ध स्थलों में से एक मानी जाती है और यहाँ पर वाकाटक वंश की वर्चस्व थी। जब चालुक्यों ने वाकाटक वंश को पराजित करते हैं तो चालुक्यों ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बादामी को बनाई थी। तो इसलिए जो आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी तो वो थी बादामी। ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि महावीर का जन्म चित्रित किया गया है।
आप लोग यहाँ पर महावीर के किसका 24वें तीर्थंकर, और क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है चौरपंचासी का, दिव्य वदन, कल्पसूत्र और प्रज्ञापारमिता। तो आप सभी लोग जानते हैं कि महावीर के जो भी तीर्थंकर थे उनका जो हमें अंकन प्राप्त होता है वो कल्पसूत्र में प्राप्त होता है, जो कि ये मांडू के जो मालवा का क्षेत्र मांडू था, यहाँ पर बहुत ही प्राचीन इनके जैन तीर्थंकरों के जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मांडू बहुत ही फेमस मालवा का क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। ये जो आप लोग धार का क्षेत्र देखते हैं इसी के अंतर्गत ये मांडू मालवा ये जो यहीं से प्राप्त हुए थे। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट 22 नंबर का है कि मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है, और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं: जैन चित्रकारी, बौद्ध लघु चित्र, बौद्ध भित्ति चित्र और इतिहास पूर्व गुफाएं। दोस्तों ऑप्शन भी पढ़ने का एक तात्पर्य होता है कि ये क्वेश्चन पुटअप किसके परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। और कमेंट आप लोग ये कर देंगे कि आप ऑप्शन को न पढ़ा कीजिए। दोस्तों ऑप्शन को भी पढ़ने से आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है वो क्लियर होता है कि किसके परिप्रेक्ष्य में ऑप्शन पढ़ा जा रहा है या किसके परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग ऑप्शन को ही पढ़ा कीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर, आप लोगों को ऑटोमेटिक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो मांडू क्षेत्र है सर्वप्रथम बताना चाहते हैं कि ये मध्य प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत जो मालवा आता था क्षेत्र वहीं पर ये स्थित है। ये अपनी जो रमणीय स्थानों में भी अपना स्थान रखता है, जो कि आज भी पर्यटक की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है मांडू। और मांडू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहाड़ियों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और वो पहाड़ी जो थी, पूछ लिया जाएगा कि मांडू किस पहाड़ी के समीपस्थ या किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है या यहाँ पे कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये बहुत ही फेमस मांडू का पर्यटक स्थल माना गया है। या अभी भी आप लोग देखेंगे यहाँ पर स्थापत्य कला के बहुत ही सुंदर नमूने भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो हमें महलें प्राप्त होती हैं बहुत ही विख्यात महल हैं, ध्यान दीजिएगा वो महल कौन सी हैं, जैसे आप लोग जहाज महल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आप लोगों को एक बहुत ही फेमस महल देखने को मिलता है, पूछ लेता है एग्जाम में, हिंडोला महल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर एक बहुत ही फेमस है, कौन सी, शाही महल, सॉरी शाही हमाम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो हैं ध्यान दीजिएगा ये कहाँ, मांडू में देखने को मिलते हैं, और यहीं पर वास्तुकला के बहुत ही सुंदर नमूने भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो ये मांडू का क्षेत्र है यहीं पर हमें कल्पसूत्र का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला था वो हमें मिला था, और ये जो कल्पसूत्र है वो जैन चित्रकारी अर्थात जैन तीर्थंकरों का अंकन हमें इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो ये जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं कि जैन चित्रकारी, बौद्ध लघु चित्र, बौद्ध भित्ति चित्र, इतिहास पूर्व, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जैन चित्रकारी, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ए होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भागवत पुराण इनकी कहानी है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भागवत पुराण सभी हिंदू लोग जानते हैं, ये इनके सभी पुराणों में से बहुत ही एक उल्लेखनीय पुराण भागवत पुराण माना जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण का अंकन हमें प्राप्त होता है। अगर भगवान कृष्ण को इसमें बहुत ही अंकन किया गया है तो ये भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमारा अगला जो 24 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रचना, ध्यान दीजिएगा, वृक्ष प्रेमी जिसको हम दी ट्री लवर किसकी है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है, और इस क्वेश्चन के राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विनोद बिहारी मुखर्जी। क्योंकि विनोद बिहारी मुखर्जी जो थे वो पेड़ पौधों से बहुत प्रेम करते थे, और यही कारण था कि उन्होंने एक इस पर एक चित्र निर्मित किया और उसका नाम दिया गया था वृक्ष प्रेमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
कि द इनर आई किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द इनर आई किससे संबंधित है। और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, महेश भट्ट और राज कपूर। तो ध्यान दीजिएगा, ये इनर आई जो है ये फिल्म सत्यजीत रे के द्वारा निर्मित किया गया था और ये किसके ऊपर, विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर निर्मित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन रहे जो कि मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया। टाइम जरूर लगेगा क्योंकि मैं पूरी एक्सप्लेन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंटें भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 25 क्वेश्चन तक ही रखेंगे। अगर आप लोगों के रिक्वेस्ट होंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर कराऊंगा, अगर चाहिए तो कमेंट करिए। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप लोग पुरानी वीडियो भी देखिए और एग्ज़ाम आप लोगों के बहुत ही पास में है। तो हम लोग इसी प्रकार एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।